हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरेंद्र कुमार। वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम या सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो न्यू पैटर्न या न्यू सिलेबस है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें तो 2014 से लेकर 19 तक पीएससी ने अपने सिलेबस को चेंज किया था, या 2014 में चेंज किया था, और 2019 तक हमें सेम सिलेबस देखने के लिए मिलता है। बट 2020 में यहाँ पर आपका चेंज आता है, ठीक है। तो जो 2020 में चेंज आपके सिलेबस में आया था वो हमें 2021 में भी देखने के लिए मिल रहा होगा। उसी पैटर्न पर सेम एग्ज़ाम आपका आगे भी 2021 का एग्ज़ाम होगा, जो हालांकि अभी आइए फ्रेंड, हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा या स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और एग्ज़ाम की स्कीम या पैटर्न को हम समझने वाले हैं कि भाई एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, ठीक है, और क्या क्या यहाँ पर चेंजेस लास्ट टाइम की अपेक्षा यहाँ पर क्या क्या चेंज यहाँ पर हुए हैं, कि भाई 19 का जो पैटर्न था वो कैसा था, ठीक है, और जो 2020 का पैटर्न था वो कैसा है, और 21 का पैटर्न हमें कैसा देखने के लिए यहाँ पर अब मिल रहा होगा। तो हम इन तीनों चेंजेस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। मेरा ये मानना है कि अगर आप पीछे की हिस्ट्री को समझेंगे या पीछे की हिस्ट्री को देखकर चलेंगे, मतलब 2019 की कहानी क्या थी, ठीक है ना, 20 की कहानी क्या थी और 21 की कहानी अब क्या होगी, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर यहाँ पर होंगी। तो यहाँ फ्रेंड हम एग्जाम स्कीम या परीक्षा योजना डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि चाहे हम यूपीएससी एग्जाम की बात करें, ठीक है, या किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम की हम बात करें, जनरली हम देखते हैं कि लगभग चीज़ें सेम ही होती हैं, ठीक है। और यहाँ भी आपको ऐसा देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्जाम की जो स्कीम है या एग्जाम के जो चरण है या स्टेप्स हैं वो हमें यहाँ भी 3 देखने के लिए मिलते हैं। मतलब सबसे पहले आपका जो है वो प्री एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होगा, ठीक है। प्री के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, और देन आपका फिर क्या होगा, इंटरव्यू यहाँ पर हो रहा होगा। तो अगर हम 2019 के बिहाफ में बात करें या हम 14 से 19 का जो पैटर्न देखेंगे, भाई पैटर्न क्या था, तो पैटर्न सेम ही मिल रहा होगा, और अभी भी पैटर्न सेम है। केवल सिलेबस में कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं या मेजर चेंजेस किए गए, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो प्री और मेंस के लिए हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम केवल और केवल प्री एग्जाम को डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो प्री एग्जाम आपका होता है, जो पहला चरण या पहला स्टेप होता है। देन उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है, और फिर आपका लास्ट इंटरव्यू होता है। देन उसके बाद फाइनली फिर सिलेक्शन यहाँ पर होता है, ठीक। तो यहाँ भी ठीक वैसा ही है। प्रीलिम्स एग्जाम्स आपका जो होगा, ठीक है, या जिसको हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो ओएमआर सीट पर आपके बेस्ड होंगे। ऑनलाइन एग्जाम आपका नहीं होता है, ओएमआर सीट बेस्ड एग्जाम होता है, अभी भी है और पहले भी था सिस्टम, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका मेंस एग्जाम होता है, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं या इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको फिर मेंस के लिए यहाँ पर उनका सिलेक्शन या मेंस के लिए उनका चयन होता है। और मेंस एग्जाम जो होता है वो उसको मुख्य परीक्षा कहते हैं, ठीक है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा कहते हैं। ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और लिखित होता है। यहाँ पर आपको बाद में डिस्कस करिए जब हम मेंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। तो भाई सिस्टम यहाँ पर जो है वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का, आपके जो एग्ज़ाम है वो प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के या बहुविकल्पीय प्रश्नों के 2 प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के अंदर कंडक्ट कराए जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र की जो संरचना है या रचना है वो कुछ इस तरीके की होती है कि भाई सामान्य अध्ययन या जीएस का पहला पेपर आपका होता है, जो 2 घंटे का होता है, ठीक है, और जिसमें 200 मार्क्स आपके होते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने होते हैं फ्रेंड, 100 होते हैं, ठीक। सेकंड पेपर जो है आपका, या द्वितीय प्रश्न पत्र जिसको हम बोलते हैं, ये सामान्य अभिरुचि या जिसको हम सीसेट भी कह देते हैं, ठीक है, के ऊपर बेस्ड होता है, और ये भी 2 घंटे का होता है, और यहाँ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 200 ही होते हैं, और क्वेश्चन यहाँ भी आपके कितने होते हैं, 100 ही होते हैं। 200 अंक होते हैं, 100 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होते हैं, ठीक। ये परीक्षा जो है वो केवल सिलेक्शन के लिए ली जाती है, जिससे आप मेंस के लिए चयनित हो जाएं, ठीक है। मतलब छानबीन परीक्षण एक प्रकार का होता है, ठीक है। इस परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु अहर घोषित किया जाता है, एलिजिबल या योग्य घोषित किया जाता है, ठीक। अंतिम चयन सूची जो है वो केवल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू या साक्षात्कार के आधार पर ही बनती है। इसका मतलब ये है भाई प्री एग्जाम जो है वो आपका केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके एग्जाम में नहीं जुड़ रहे होंगे, या यहाँ से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। यहाँ से हमें केवल एक एंट्री मिल जाती है कि भाई हम मेंस लेवल तक या मेंस एग्जाम हम दे रहे होते हैं, ठीक। तो ये वाला पॉइंट हम क्लियर समझ पा रहे हैं। दूसरी बात हमें ये समझना है कि दोनों ही प्रश्न पत्र जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न वाले होते हैं, जिनमें हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं, जिनमें 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, जिनमें में से कोई एक आपका क्या होगा यहाँ पर सही होगा, ठीक। और हमें उसी क्वेश्चंस को सही मान के चलना है जो आयोग ने सेट किया होगा, ठीक, या जो सही होगा, ठीक। प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है वो, जिसमें जो भी क्वेश्चंस आपके 100 होते हैं वो 2-2 अंकों के होते हैं। मतलब आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस पहले पेपर में होंगे, 100 ही क्वेश्चंस आपके सेकंड पेपर में होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, इसलिए आपके यहाँ पर 200 मार्क्स बन जाते हैं। 200 मार्क्स आपके पहले पेपर में बन रहे होंगे और 200 मार्क्स ही आपके सेकंड पेपर के अंदर बन रहे होंगे, ठीक।
साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि भाई टाइम दोनों का सेम ही है, 2 घंटे यहाँ भी हमें मिल रहा होता है पेपर 1 में और 2 घंटे हमें यहाँ भी मिल रहा होता है। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण के विस्तृत पाठ्यक्रम को हम यहाँ पर अभी समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं कि भाई प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों जो होते हैं, ठीक है, उसके मॉडल आंसर या उसकी जो आंसर की है, ठीक है, वो आयोग तैयार करता है और उस करने के बाद एग्जाम के बाद है ना 1 या 2 दिन के अंदर आपको वेबसाइट पर मिल जाती है, वेबसाइट पर प्रकाशित उसको किया जाता है। ठीक, उसको देखने के बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन डाउटफुल है या इसमें ये प्रॉब्लम है या इस तरह की गलती इस क्वेश्चन में है, तो आप एक 100 रुपये के शुल्क के साथ पोर्टल पर उसका भुगतान करके आप अपनी आपत्ति जो है उसको रजिस्टर्ड वहाँ पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, तो 7 दिन का आपको जो समय मिलता है, 7 दिन के पश्चात आयोग की जो कमेटी है या जो विशेषज्ञों के द्वारा जो एक पैनल है वो उस पर आपत्तियों को स्वीकार करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में क्या यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता है, क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके अनुसार फिर जो चेंज होते हैं वो चेंजेस होने के बाद फाइनल मॉडल आंसर जो की है वो आपको फिर वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाती है। ठीक, उसी को फाइनली माना जाता है और उसी के बेस पर आपका कट ऑफ और रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, तो भाई ऐसे प्रश्न जिनमें दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर ना हो, भाई कोई 4 में से कोई उत्तर ही ना हो, ठीक है, ऐसे प्रश्न दिए गए जिनमें विकल्पों में से 1 से अधिक उत्तर सही हो, ठीक है, प्रश्न के हिंदी तथा अनुवाद में भिन्नता हो, मतलब हिंदी में कुछ अलग दिया है इंग्लिश में, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो आयोग ने एक सूची वहाँ पर जारी की, भाई इस तरह की जो समस्याएं हैं फॉर्म भरते टाइम आप देख पाते हैं, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आपत्ति यहाँ पर लगा सकते हैं और उसके बाद फाइनली मॉडल आंसर की आपको मिल जाती है। तो ये एक पैटर्न हो गया कि एग्जाम का भाई किस तरीके का पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, तो भाई नेगेटिव मार्किंग इसमें एग्जाम में नहीं होती है ना, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप इजीली आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम मैंने आपको बताई है ये 2019 का पैटर्न या 2019 की स्कीम है ये। ठीक है, एग्जाम पर जो योजना है या परीक्षा योजना है ये 2019 की है। अब 20 में क्या चेंज है या 20 में क्या नया है उसको हम आगे देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि भाई राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है इसका पाठ्यक्रम 19 तक क्या था। अगर हम देखें कि भाई 14 से लेकर 19 तक या 2019 तक कैसा पाठ्यक्रम था या किस तरीके का सिलेबस था, तो अगर आप 14 से लेकर 19 तक के सिलेबस को एनालिसिस करते हैं फिर आप 20 का सिलेबस देखते हैं तो आपको मेजर जो चेंजेस हैं या माइनर जो चेंजेस हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे, भाई किस तरीके के चेंज यहाँ पर किए गए। तो इसीलिए आप 19 का सिलेबस देखना बहुत जरूरी है और इसके बाद आप 20 का पेपर जो है या जो भी एग्जाम हुआ है 25 जुलाई को उसका भी आप एनालिसिस करें कि भाई यहाँ से किन सेक्शन से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस तरीके का पेपर में पैटर्न है, किस तरीके का चेंज हमें देखने मिल रहा है, तभी आप प्रॉपर तरीके से तैयारी अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस हमें रटा होना चाहिए, सिलेबस हमें याद होना चाहिए, सिलेबस के एक एक पॉइंट को हम बारीकी से अगर डिस्कस करते हैं तो एग्जाम की तैयारी हम ईजिली कर सकते हैं और हमें कभी प्रॉब्लम फिर चीज़ों में कन्फ्यूजन वाली नहीं होती है। ठीक, तो सिलेबस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पेपर 1 जो था, ठीक है, 14 से 19 का जो पैटर्न है उसमें हम देखें अगर तो जीएस का जो पेपर 1 है सामान्य अध्ययन जिसको हम कहते हैं, जो फर्स्ट पेपर आपका होता है 2 घंटे का 200 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब 200 मार्क्स होते हैं और 100 आपके क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। तो उसमें क्या था, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई पॉइंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, हमें यहाँ पर सिलेबस के अंदर 11 कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमें मिल रहा है सामान्य विज्ञान और पर्यावरण। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका है। इसके अंदर आप देखेंगे तो सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता तथा मौसम परिवर्तन पर प्रश्नों में, ठीक है, दैनिक रोजमर्रा अवलोकन एवं अनुभव से संबंधित प्रश्न जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति द्वारा अपेक्षित किए जाते हैं और जिन्होंने इस विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब जनरल से क्वेश्चन जो है साइंस के, विज्ञान के या पर्यावरण के, उनको सम्मिलित किया जाता है जो आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। सो पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है इसमें आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। इसका मतलब भाई करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वर्तमान घटनाओं में प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञान का यहाँ पर परीक्षण आपका किया जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत, तो भारत का इतिहास, ठीक है, और स्वतंत्रता से संबंधित चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं। भारत की स्वतंत्रता से संबंधित यहाँ पर टॉपिक आपके शामिल होते हैं। तो इतिहास आपका पूरा ही यहाँ पर आ जाता है। इतिहास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे। राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संघर्ष जो है, स्वतंत्र भारत है, इसके विकास से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर इन्हें क्लियर बताए। ठीक है, आगे हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में हमें 2 यहाँ पर पॉइंट मिलते हैं, एक मिलता है का और एक मिलता है हमें खा, मतलब ए और बी। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 4 में आपको लिखा है भारत का भूगोल। ठीक है, ठीक है, और सेकंड अगर हम देखें खा तो इसमें लिखा है विश्व की सामान्य जानकारी, मतलब विश्व का भूगोल या विश्व की सामान्य जानकारी आपकी यहाँ पर शामिल की गई है। तो भारत का भूगोल में आप देखेंगे भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं भूगोल के सामान्य ज्ञान से प्रश्न यहाँ पर होते हैं। इनमें भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का समावेश होगा तथा भारतीय जननांकिकी एवं जनगणना से संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पर शामिल किए गए। पॉइंट नंबर 5 हम देखते हैं तो भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे, जिनमें भारतीय, इसमें देश की राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, पंचायती राज, सामाजिक व्यवस्था, सतत
आर्थिक विकास, ठीक है, चुनाव, राजनीतिक दल, योजनाएं, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आर्थिक एवं वित्तीय संस्थाओं पर प्रश्न आपके यहाँ पर होंगे। मतलब यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर सो पॉइंट नंबर 6 में हमें स्पोर्ट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिसमें मध्य प्रदेश, भारत, ठीक है, एशिया एवं विश्व में खेले जाने वाले प्रमुख खेलकूद एवं खेल प्रतियोगिताओं, पुरस्कारों, व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तित्वों तथा प्रतिष्ठित खेल संसाधनों से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम का हम पेपर भी डिस्कस करेंगे, जिनमें भाई किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का भूगोल, इतिहास और संस्कृति, ये आपका टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, जिसमें मध्य प्रदेश की भूगोल में पर्वतों के विकास, नदियां, जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज, परिवहन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर होंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास एवं संस्कृति में प्रसिद्ध राजवंशों का योगदान, जनजातियाँ, कला, स्थापत्य कला, ललित कलाओं एवं ऐतिहासिक व्यक्तियों पर भी यहाँ पर प्रश्न होंगे। ठीक, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, पॉइंट नंबर आपका 8 देखेंगे तो मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था आपका यहाँ पर पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है। इसमें प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दलों एवं चुनाव, पंचायती राज, मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था, सतत आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्न होंगे। इसमें उद्योग, योजनाएं, आर्थिक कार्यक्रम, व्यापार, मध्य प्रदेश की जननांकिकी एवं जनगणना पर आधारित प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 9 की हम बात करते हैं तो इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आता है। ठीक है, मतलब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसमें अभिलक्षण, प्रयोग और शब्दावलियाँ जैसे कि वेबसाइट है, ठीक है, ऑनलाइन सर्च इंजन है, ईमेल है, वीडियो मेल है, चैटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंस है, हैकिंग है, क्रैकिंग है, वायरस और साइबर अपराध से संबंधित प्रश्न यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। पॉइंट नंबर हम 10 की बात करते हैं तो यहाँ पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 19, ठीक है, और आगे हम बात करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। सो ये यहाँ पर आपके शामिल करे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं कि भाई जो पुराना सिलेबस है या 2019 का सिलेबस आपका है, ठीक है, उसमें हमें यहाँ पर 11 पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं और सिलेबस हमें यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया गया है। अब आगे हम ये समझने वाले हैं कि भाई आगे जो हमें सिलेबस देखने मिल रहा है जिसमें जो चेंज आपका किया गया है बीच में, वो चेंज क्या है। ठीक, अब यहाँ हम सेकंड वाले पेपर की बात करते हैं तो सेकंड पेपर में आप देखते हैं कि सामान्य अभिरुचि परीक्षण होगा। ठीक है, यहाँ भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। ठीक है, और यहाँ मार्क्स की हम बात करें तो 200 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का यहाँ पर आपके पास टाइम होगा। यहाँ पर आपको 7 पॉइंट्स देखने मिल रहे हैं जिनमें बोधगम्यता है। ठीक है, मतलब आपका कॉम्प्रहेंशन है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है कॉम्प्रहेंशन है। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, मतलब आपका संचार कौशल सहित अंतर व्यक्ति कौशल। ठीक है, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या का समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्याओं एवं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि, कक्षा 10-20 स्तर या 10th लेवल का यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो शामिल होंगी। ठीक है, आंकड़ों का निर्वचन, ठीक है, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, चार्ट है, ग्राफ है, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि के संबंधित क्वेश्चन आपके शामिल यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, और हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल या कक्षा 10वीं स्तर का यहाँ पर शामिल किया जाएगा। टिप्पणी यहाँ पर यह एक नोट लिखा है, कक्षा 10वीं कक्षा के स्तर के इस हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का परीक्षण प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध किया बिना, करवाए बिना या कराए बिना यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर इंग्लिश में भी आपकी लिखी हुई है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि भाई क्या चेंजेस यहाँ पर आपको, वैसे भी आपको चीज़ें आप समझ में आ जाएंगी इजीली। ठीक है, तो ये हमने बात करी 2019 के सिलेबस की। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2020 का जो लागू सिलेबस है या लागू योजना स्कीम है, ये वो क्या यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ हमें भाई चेंज देखने नहीं मिल रहा है। जो परीक्षा योजना है उस योजना में हमें चेंज देखने नहीं मिल रहा है। भाई पहले भी 3 स्टेप में एग्जाम होता था, आज भी 3 स्टेप में एग्जाम हो रहा है। ठीक है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हो रहा है, वस्तुनिष्ठ है, OMR सीट आधारित है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंड हम देखें तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा है, जो आपका डिस्क्रिप्टिव या लिखित होगा, तो ये भी सही है। ठीक है, और थर्ड आपका इंटरव्यू है, तो ये भी आपका क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम बात करते हैं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में क्या हमें चेंज देखने मिल रहा है, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ है, तो बिल्कुल है भाई। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पेपर आपको देखने मिल रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर की संरचना क्या है, तो 2 घंटे का टाइम होगा, 200 अंक यहाँ पर होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 होंगे। ठीक, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, सेकंड में भी आप देखेंगे तो सेकंड का नाम आपका सामान्य अभिरुचि परीक्षण है, 2 घंटे भी चेंज नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर कही गई है कि यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण या एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाएगी। इस परीक्षा के में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी का मुख्य परीक्षा हेतु योग्य,
ठीक है, अहर उसको घोषित किया जाता है। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू से ही बनेगी। तो यहाँ पे भी बात क्लियर है, मतलब कोई चेंज हमें देखने नहीं मिल रहा है। आगे हम पॉइंट नंबर 4 पे बात कर लेते हैं कि दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के या बहुविकल्पीय प्रश्न के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे, ठीक है, जिनमें ABC का समूह दिया जाएगा, उनमें जो भी करेक्ट माना जाएगा उसको हम यहाँ पर आंसर बनाने होंगे। ठीक, आगे आप देखेंगे कि भाई 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके होंगे। 100 क्वेश्चन है तो 200 आपका यहाँ पर बन रहा होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि के विस्तृत पाठ्यक्रम जो है वो सेकंड में बताए गए, तो उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी भाषा में होगा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत पूछे गए प्रश्नों के मॉडल आंसर जारी करे जाएंगे। वो 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा आपत्ति के लिए, और सेम प्रोसेस यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें नो चेंज देखने के लिए मिल रहा है, मतलब कोई चेंज हमें यहाँ देखने के लिए अभी तक नहीं मिला है। अब चेंज कहाँ से होगा, क्या होगा, तो सिलेबस में चेंज आपको मिल रहा होगा, मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट आपके शामिल करेगा भाई, ऐसे प्रश्न जिनका मॉडल कुंजी में गलत उत्तर दिया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है, तब मॉडल कुंजी को संशोधित किया जाएगा। ठीक है, आपत्तियों के आधार पर निम्नानुसार पाए गए प्रश्नों को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जाएगा। मतलब ऐसे प्रश्न जिन पर आपत्ति है उनको वहाँ से गायब कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तो कौन से प्रश्न होंगे, तो ऐसे प्रश्न जिनके दिए गए विकल्पों में सही उत्तर ना हो। ठीक है, ऐसे प्रश्न जिसका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक उत्तर सही हो अथवा एक से अधिक विकल्पों में सही उत्तर की पुनरावृत्ति हो रही हो। ठीक है, मतलब रिपीटिशन हो रहा हो। प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो जो प्रश्न को सार्थक रूप से प्रभावित करता हो, मतलब जिससे प्रश्न प्रभावित होता है हम उसको सही नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में फिर उसको डिलीट कर दिया जाएगा और आगे आपको फाइनली मॉडल आंसर की मिल जाएगी। आगे फ्रेंड हम बात करते हैं कि अंतिम जो परिणाम है मूल्यांकन कर प्रारंभिक परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाता है। अब प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम घोषित होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि भाई उसके आधार पर श्रेणीवार या वर्गवार अधिकतम 15 गुना, ठीक है, लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। समान अंक, ठीक है, पर या वर्गवार श्रेणीवार उम्मीदवारों को भी मुख्य परीक्षा हेतु अहर घोषित किया जाता है। केवल वे ही उम्मीदवार जिन्हें आयोग ने संबंधित विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अहर घोषित किया हो मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे। मतलब ऐसे लोग जिन्हें प्री एग्जाम क्वालिफाई किया हो वही केवल मेंस एग्जाम लिख सकते हैं। ठीक, मुख्य परीक्षा पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना होगा। मतलब दोनों ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके मिनिमम 40% तो होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी फिर जितना कट ऑफ जा रहा हो, है ना, 60% हो, 70 हो, 80 हो, जो भी हो, ठीक है, पर 40% से कम नंबर नहीं होनी चाहिए। ठीक, बाकी कैटेगरी अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, दिव्यांग श्रेणी या अन्य जो वर्ग हैं, ठीक है, उनको न्यूनतम 30% यहाँ पर लाने होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको देखने के लिए क्लियरली मिल रहा है। ठीक, अगर हम आगे बात करें बेसिस यहाँ पर क्या है, अब 15 गुने का मतलब ये है कि भाई देखो 15 गुने का मतलब ये है कि मान के चलो कि भाई 100 वैकेंसीज आपके पास MPPSC में आती हैं, ठीक है, या 200 वैकेंसीज आती हैं, तो अगर 100 वैकेंसीज हैं तो आप इसका 15 गुना मानेंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। 200 वैकेंसीज हैं तो कितने हो जाएंगे, 3000 लोग हो जाएंगे। अब 3000 लोगों का सिलेक्शन तो होना है, बट जब हम 3000 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमने पाया कि भाई ऐसे लोग जिनके समान अंक हैं, मतलब उस 3000 में शामिल हैं, और 200 लोग हमें एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं जिनके समान अंक हैं जितने हमने लास्ट सेलेक्ट किए थे। ठीक है, उसमें तो 200 हमें या 250 लोग और मिल जाते हैं, 200-250 स्टूडेंट और मिल जाते हैं जिनके समान अंक है, तो उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। मतलब फिर आपके 3200 हो जाएंगे, है ना। तो ये यहाँ पर सिस्टम बताया गया है कि समान अंक जो प्राप्त उम्मीदवार हैं उनकी अहर्ता इस तरीके से यहाँ पर क्या है, तो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का दूसरा प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाइंग होता है। इस बात को आपको बेसिक ध्यान रखना है। सेकंड जो पेपर है वो केवल क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, मतलब क्वालिफाई कर रहे होंगे। मतलब इसमें अगर आप राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है, या राज्य सेवा परीक्षा अगर आपने ऑप्शन लिया है तो उसमें सेकंड पेपर जो है उसके मार्क्स आपके % के साथ आप क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप ध्यान दें कि सेकंड प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों को प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रम में निर्धारण में शामिल नहीं किया जाता। यही बात मैंने बताई। लेकिन राज्य वन सेवा की अगर आप बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट एग्जाम की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के समान ही यहाँ भी सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होता है कि राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट सूची में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों को ही जोड़कर प्राप्तांक तैयार किए जाते हैं, दोनों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। ठीक है, अब बात समझ लेते हैं कि भाई जो आपका MPPSC का जो प्री एग्ज़ाम है, ठीक है, प्री एग्ज़ाम में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो है आपका ये 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, और पेपर 1 आपका जो होता है यहीं से आपका क्या होता है, स्टेट सर्विस एग्जाम में सिलेक्शन होता है और यहीं से आपकी मेरिट लिस्ट भी बनती है। ठीक, 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 2 घंटे का आपका ये पेपर होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, और मिनिमम इसमें आपको 40% नंबर लाने ही होंगे, फिर जितना भी कट ऑफ जाता है वो आपका देखा जाता है। ठीक है, सेकंड भी आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है और यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और यहाँ भी आपको मिनिमम 40% नंबर लाने। अदर कैटेगरी में 30% आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक हमने बात क्लियर की हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में प्री एग्ज़ाम से
15 गुने लोग यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। मान लेते हैं कि भाई हमारे पास 200 वैकेंसीज एमपीपीएससी में आती हैं, ठीक है, तो इसका अगर आप 15 गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर 3000 मिल जाएगा। अब 3000 लोगों को सेलेक्ट कर लिया है, पर उसमें हमने देखा कि भाई 200 लोग और ऐसे थे या 200 स्टूडेंट और ऐसे थे जिनके मार्क्स बिल्कुल समान है, ठीक है, कि यहाँ पर लास्ट में हमने देखा कि भाई मान के चलो कि 70 कट ऑफ गया, ठीक है। अब 70 नंबर वाले इस भीड़ के अंदर आ गए या इस समूह के अंदर आ गए, मतलब इस 3000 के अंदर 70% नंबर या 70 नंबर वाले लोग आ गए। अब 70 नंबर वाले हमें 200 लोग और मिल जाते हैं भाई जिनके भी नंबर 70 हैं, ठीक है, पर वो सेलेक्ट नहीं है, तो उनको भी यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। समान अंक का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर जो स्कीम है या जो सिलेबस है उसमें क्या चेंज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर हम 2020 और 21 की बात यहाँ पर कर रहे हैं। भाई 20 का एग्ज़ाम हो चुका है तो आपने अभी देखा है, ठीक है, और 21 अब आप देने वाले हैं नवंबर में, तो उसके लिए आपको यहाँ पर चीज़ें तैयार करनी है, ठीक। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई वहाँ हमें सिलेबस में 11 पॉइंट्स मिल रहे थे, अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनमें सिलेबस डिटेल में तो नहीं बताया था, पर सिलेबस बताया था, उसके हिसाब से हम 2014 से लेकर 19 तक तैयारी कर रहे थे और एग्जाम हम दे रहे थे, ठीक है। अब 2020 में एक हमें सबसे बड़ा फायदा या सबसे बड़ा चेंज क्या देखने मिल रहा है कि सिलेबस को यूनिट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, सिलेबस को यूनिट में डिवाइड कर दिया है और सिलेबस को डिटेल में बताया है कि भाई एक एक पॉइंट्स यहाँ पर सिलेबस का क्या है काफ़ी डिटेल में बताया कि आपको किन किन चीज़ों को यहाँ पर तैयार करना है और यहाँ से भटकना नहीं है। क्योंकि जनरली क्या होता है जब हम यूपीएससी या पीएससी की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम सिलेबस से भटक जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, बहुत सारी बुक से, बहुत सारे डाटा से, बहुत सारे नोट से, बहुत सारी कोचिंग से हम चीज़ों को कलेक्ट करते चले जाते हैं, हम फाइनली एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं या हम सिलेबस में उलझ जाते हैं। तो इसीलिए सिलेबस का एक एक पॉइंट्स हमें याद होना चाहिए और सिलेबस पर हम जितने अच्छे से पकड़ बना रहे होंगे उतना बेहतर तरीके से हम चीज़ों को कर पा रहे होंगे एग्जाम के लिए, ठीक है, तैयार। तो जैसा कि हमने बात किया कि भाई 2020 का एग्जाम है उसमें भी सेम ही चीज़ें हैं सारी की सारी, कोई विशेष हमें चेंज देखने नहीं मिल रहा, पर सिलेबस में चेंज जरूर देखने मिल रहा है। सिलेबस में अब थोड़ा सा अपडेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है जिसमें यूनिट वाइज डिटेल सिलेबस यहाँ पर बताया गया है। तो अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं या फर्स्ट पेपर की हम बात करते हैं या सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र नंबर 1 की हम बात करते हैं, सो पहला पॉइंट हमें यहाँ पर देखने मिलता है मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति। योगदान की मध्य प्रदेश का क्या योगदान था स्वतंत्रता आंदोलन में, मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं एवं लोक साहित्य, ये हमें देखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, ये आपको देखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल आपको देखना है और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व आपको देखना है कि जो फेमस पर्सनालिटी हैं जनजाति से संबंधित उनके बारे में क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा रहे होंगे। तो ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। तो ये डिटेल में बता दिया कि भाई मध्य प्रदेश में आपको क्या क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, पढ़ना तो हमें पूरा मध्य प्रदेश है, पर उसमें जो मेन फोकस पॉइंट है वो आपके क्या है वो आपको क्लियरली यहाँ पर बताया गया कि मध्य प्रदेश का इतिहास है, संस्कृति है और साहित्य है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है वो आपको क्लियर यहाँ पर बताया गया, ठीक। नेक्स्ट आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 2 आपको देखने मिल रहा है भारत का इतिहास, ठीक है। भारत के इतिहास में क्या पढ़ना है, तो प्राचीन भारत एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं हमें पढ़नी है। प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत की जो इतिहास है उसकी हमें प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर पढ़नी है, प्रमुख जो मेजर ये चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है। घटनाएं हैं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं हमें पढ़नी है। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ने हैं, मतलब जो आपका मॉडर्न इंडिया टाइम पीरियड है उसमें हमें क्या पढ़ना है, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में हमें जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको पढ़ना है। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमें पढ़ना है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ये हमें पढ़ना है। तो इतिहास में हमें क्लियर बता दिया कि भाई हमें इन पॉइंट्स के ऊपर क्या करना है, तैयारी करना है, इन पॉइंट्स से हमें क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे होंगे, ठीक है। यूनिट वाइज सिलेबस आपका बताया गया है। तो यूनिट नंबर 3 अगर हम देखें या थर्ड पोर्शन हम देखें जिसमें आपको लिखा है कि मध्य प्रदेश का भूगोल। अब मध्य प्रदेश का भूगोल आपको अलग से पढ़ना है जिसमें आपको देखना है मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश में परिवहन, ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं और मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। यहाँ से क्वेश्चंस भी आपने देखे हैं 2020 के पेपर में आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है, और हर सेक्शन से क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है। भाई इतिहास से जैसा कि यहाँ पर बताया गया सिलेबस जरूर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, साहित्यकारों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे गए, तो हर एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं हैं आपका, ठीक है, कृषि, पशुपालन है, कृषि आधारित उद्योग, तो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर हो गई। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल। अब भारत का और विश्व का भूगोल आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से भी आपको इस बार क्वेश्चन देखने मिले का है भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। सामाजिक भूगोल आपका है, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे, ठीक है, तो जनसंख्या संबंधी जननांकिकीय, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, आयु,
लिंगानुपात, साक्षरता, इनसे क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, आर्थिक भूगोल की हम बात करते हैं तो प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन। ठीक है, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, यहाँ से क्वेश्चन। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिल रहा है। सेम आपका यहाँ पर इंग्लिश में भी सिलेबस आपका चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 4 तक हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट आपका आ बनता है और यहाँ पर बा बनता है। ठीक है, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें हम राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी बने थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती एवं नगरीय प्रशासन, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था यह है आपकी। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनगणना की जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ। ठीक है, प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में आपका है भारत का संविधान और शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। भारतीय शासन प्रणाली अधिनियम 1919 से 1935 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में आपका है विज्ञान और पर्यावरण, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, पोषण, आहार, पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। तो इसके क्वेश्चन हमें देखने इस बार मिले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। पॉइंट नंबर 8 आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं संस्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, ये भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 9, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 10 है। पॉइंट नंबर 10 में आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं। ठीक है, जिसके अंदर भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक है, और खाद्य संरक्षण आयोग आदि। इनके क्वेश्चंस भी आपको इस बार एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। हम आगे इस पर डिस्कशन करेंगे 2020 में। ठीक है, कि पेपर का एनालिसिस जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मेन यहाँ पर हमें सिलेबस को समझना है। ठीक है, जो न्यू पैटर्न है आपका है। ठीक है, 2019 में क्या था मैंने आपको वो दिखाया। ठीक है, और 2020 में हमने देखा कि 2020 में स्कीम में कोई एग्जाम की स्कीम में कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ है आपका, सिलेबस में चेंज है। सिलेबस से कुछ चीज़ें जो हैं आपकी वो हटा ली गई हैं। ठीक है, और बाकी की जो चीज़ें हैं उनको काफ़ी डिटेल में आपको यहाँ पर यूनिट वाइज दिखाया गया है। ठीक है, ये यूनिट वाइज आपको सामने शो किया गया है, जिसमें 10 यूनिट आपको मिल रही है। यूनिट वाइज आप ये मान के चलें कि भाई 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो हर यूनिट से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखने मिल रहे होंगे। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं 12 क्वेश्चन हैं, कहीं 14 हैं। ठीक है ना। एमपी आपका देखेंगे तो आप एमपी का पोर्सन आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमपी से सेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बन रहे हैं। मध्य प्रदेश यहाँ भी आपको मिल रहा है, मध्य प्रदेश यहाँ भी आपको मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ भी आपको मध्य प्रदेश देखने मिल रहा है अलग से। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ आपको मध्य प्रदेश देखने मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश आप जो है आपको काफ़ी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्ट जो है आपके थे 3 तरह के जो एक्ट शामिल थे 19 में, वो एक्ट आपके यहाँ से हटा लिए गए। उसकी जगह पर आपके सामने कुछ संस्थाएं हैं संवैधानिक और सांविधिक संस्थाएं हैं, तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। और एग्ज़ाम आपका 2020 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उस एग्ज़ाम से आप सिलेबस को और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि भाई पेपर में जो पैटर्न आया है इस बार, उसमें आपको किस तरीके का चेंज यहाँ पर देखने मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे नहीं पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन आपको थोड़े से घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। और देन हम यहाँ पर यूपीएससी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है या यूपीएससी का जो पेपर का सिस्टम है, उस सिस्टम को हम यहाँ पर ठीक तरीके से देख पा रहे हैं कि भाई क्वेश्चन पूछने का जो ढंग है या तरीका है उसको भी इस बार चेंज किया गया है या बदला गया है। ठीक है, जो काफ़ी सभी लोगों के लिए काफ़ी नया है। तो हमें उसके अकॉर्डिंग अब 2021 की हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस बात को हम यहाँ पर समझना है। ठीक, आगे हम एनालिसिस करेंगे बाद में। ठीक है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा अगर हम देखें 2020 का जो पेपर सेकंड है उसमें क्या चेंजेस है, तो भाई उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज चीज़ें आपकी हैं ना। बोधगम्यता, ठीक है, मतलब आपका कॉम्प्रहेंशन, संचार कौशल है ना, साहित्य, अंतर व्यक्तिक कौशल, ठीक है,
तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता है ना, मतलब रीजनिंग आपका लॉजिकल, ठीक है, एनालिटिकल है ना, निर्णय लेने की समस्या समाधान, ठीक है, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यान संख्याएं एवं उनसे संबंधित विस्तार क्रम आदि कक्षा 10वीं स्तर तक, ठीक है, आंकड़ों का निर्वचन, ठीक है, मतलब आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है, ग्राफ है, तालिका, चार्ट, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, ये भी 10वीं स्तर होगा, ठीक है। हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल या 10वीं स्तर, ये भी होगा, ठीक है। टिप्पणी की हम बात करें यहाँ पर तो 10वीं कक्षा के स्तर के हिंदी भाषा के बोधगम्यता कौशल से संबंधित प्रश्नों का यहाँ परीक्षण, ठीक है। प्रश्न पत्र में केवल हिंदी भाषा के उद्धरणों के माध्यम से अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध किए कराए बिना किया जाएगा, मतलब हिंदी वाले क्वेश्चंस आपको हिंदी में ही सॉल्व करना है, इसके लिए आपको इंग्लिश अनुवाद यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, ये चीज़ यहाँ पर। तो इसमें कोई चेंज नहीं है मेरे हिसाब से, ये बिल्कुल एज इट इज़ आपका सेम है, ठीक है। बस हमें कुछ यहाँ पर चेंज इस बार देखने मिला है, जो इंग्लिश के क्वेश्चन शामिल किए गए थे, तो उसके लिए जैसा भी होगा हम देखते हैं आगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको ये एज इट इज़ मिल रहा होगा, ठीक। सो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। या 19 और जो 20 का सिलेबस है उसमें जो चेंज है, जो दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था, वो चेंज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और यही चेंज आपको फिर 21 में, ये 2021 एग्ज़ाम जब भी आपका नवंबर में होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको हेल्प कर रहा होगा। तो पहले आपको 19 का एग्ज़ाम का सिलेबस एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद आप 20 को तो आप दे ही चुके हैं, ठीक है, और आप सबको सिलेबस पता होगा। पर जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है या फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 21 का, तो उनके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो सिलेबस को काफ़ी अच्छे से आपको रीड करना है, और आपकी आंखों के सामने, आपकी नज़रों के सामने जब भी आप तैयारी करते हैं, तो आपके सामने 2000, ठीक है, जो 20 का न्यू सिलेबस है वो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, है ना। और मेरे हिसाब से तो सिलेबस के सारे पॉइंट्स आपको रटे होने चाहिए, सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, जिससे हर एक चीज़ को पढ़ते समय आप ये देखें कि क्या ये सिलेबस में शामिल है, क्या हमें इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीज़ों की तैयारी कर रहे होंगे, तो एग्जाम से हम भटकेंगे नहीं, या बहुत सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, जितना आवश्यक है हम उतना ही केवल पढ़ के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे हम सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा, ठीक है, इसमें वीडियो के अंदर हम मेंस एग्ज़ाम के लिए डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम मेंस के सारे 6 के 6 पेपर हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। हर एक पेपर को हम 19 और 20 के साथ कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है, कि 19 और 20 में क्या चेंज यहाँ पर है, ठीक है। 2019 का तो मेंस आपका हो चुका है, ठीक है, 2019 का तो मेंस आपका हो चुका है। 19 के मेंस में जो आपका सिलेबस था वो क्या था, पुराना सिलेबस, ठीक है, जो 2014 से 19 चल रहा है, ठीक है। और 2020 का मेंस आपका अभी होना बाकी है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें हम पेपर 1 to 6 यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी तरह का, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।